हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। दिस इज आशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है और सब बच्चों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारे इस इनिशिएटिव को आगे प्रमोट करना है अपने, और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन, जो कि करंट अफेयर के साथ रिलेटेड है, कि हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसमें मिल जाएगा, तो उससे आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। हम 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन, मतलब 2021 और 22 की सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाइज, इसका प्राइस बहुत ही कम है। एक बार आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कितने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन यार, अगर आप 2020 की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, चाहे वो आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, चाहे आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, दोनों ही सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से ही परचेज कर सकते हो, जो कि affairscloud.com/current affairs है। लेकिन आप क्यों परचेज करेंगे इस चीज को, मतलब हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आप यहां पे देख सकते हैं। हम आपको डेली वाइज पीडीएफ देंगे। डेली वाइज पीडीएफ में 2 तरह के पीडीएफ्स होंगे, एक में थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक में जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, ताकि आप रिवाइज कर सको डेली करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। वीक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी यहां से। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को जान सकते हो कि कितना करंट अफेयर जो है वो मुझे याद रहता है और कितना मुझे और रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें हम आपको बहुत सी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम कन्वीनियंस। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो, स्टडी पीडीएफ मतलब आपको पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर मिलेगा। आराम से आप इसको पढ़ सकते हो और करंट अफेयर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, मतलब जो आपने पढ़ा है आप थ्योरेटिकल में, उसको रिवाइज भी तो करना है, वो आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में उसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ, जिसमें आप जो है वो करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए इस पीडीएफ को यूज करोगे। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ। हम उन बच्चों के लिए स्पेशली तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब टॉप 100 करंट अफेयर आपको मिलेंगे पूरे महीने के, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। तो यार, आप खुद सोचो कि अगर इस तरह से आप करंट अफेयर तैयार करोगे, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली पीडीएफ, टेस्ट भी हो रहा है आपका वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ हो रहा है, उसमें भी आप टेस्ट दे सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको अगर मिलेंगी तो आपका करंट अफेयर सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और 90 से 95% जो करंट अफेयर हैं वो अफेयर्स क्लाउड कवर करता है, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और हम इतने कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप इस कोड का यूज करोगे H10 का, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 11 मार्च 2021 का। लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें इसको, और इस तरह के करंट अफेयर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, फ्रांस कंडक्टेड इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। तो यार, स्पेस के अंदर जो है वो पहली मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो फ्रांस ने कंडक्ट की है, तो उस एक्सरसाइज का नाम जो है वो आपने बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने अकेले जो है वो कंडक्ट नहीं की है, ये उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स के साथ और जर्मन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर जो है वो इसको कंडक्ट किया। तो पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है कि अकेले ने की, यूएस और जर्मन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर किया है। तो लेकिन मेन जो कंट्री है वो कौन सी है? फ्रांस। तो एग्जामिनर आपको कंट्री भी पूछ सकता है, और यहां पे आपको उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी पूछ सकता है। और इसको क्यों किया गया मिलिट्री एक्सरसाइज को? ताकि वो ये देखना चाहते हैं कि जो उनकी सैटेलाइट्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं वो उससे किस तरह से बच सकते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको नुकसान हो रहा है वो किस तरह से उसको जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को किया गया। और इस एक्सरसाइज का दोस्तों नाम क्या है? एस्टर एक्स। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो बाकी ऑप्शंस भी आप यहां पे देख सकते हो। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखना है, इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट डेजर्ट नाइट आप देख रहे हो, ये इंडिया और फ्रांस की एयर एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट है वरुणा, इंडिया और फ्रांस की जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। तो मैंने तीनों आपको बता दी, मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट,
और जो वरुण एक्सरसाइज है वो हमारे पास क्या है, नेवल एक्सरसाइज है। तो ये तीनों याद रखनी है। और एस्ट्रेक्स जो है वो क्या होगी, स्पेस एक्सरसाइज, लेकिन ये इंडिया के साथ नहीं है, ये फ्रांस की यूएस स्पेस फोर्स और जर्मन स्पेस एजेंसीज के साथ मिलकर की गई है। अब इसका नाम जो है वो एस्ट्रेक्स क्यों रखा गया है, तो दोस्तों याद रखना है जो हमारे पास फ्रांस है उन्होंने 1965 में अपना सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया था वो इसी नाम से किया था, एस्टर एक्स। इसीलिए उन्होंने इस मिलिट्री एक्सरसाइज जो स्पेस के अंदर हुई है उसका नाम भी जो है वो क्या रखा है, एस्टर एक्स रखा है। तो बहुत सी चीजें आपको पता लग गई हैं। तो फ्रांस कंडक्टेड फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। तो आप यहां पे देख सकते हो एस्टर एक्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है फ्रांस जिन्होंने ये एक्सरसाइज जो है वो की है। और ये क्यों की है ये मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी सैटेलाइट्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको देखने के लिए कि किस तरह से उससे बचा जा सकता है, अपने आप को और सशक्त करने के लिए, और डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वहां पे कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हमने वहां पे अपने जो इक्विपमेंट्स है उसको बचाना है, उसके बारे में हुआ। और ये किसके साथ मिलकर हुआ है, न्यू यूएस स्पेस फोर्स और जर्मन स्पेस एजेंसीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसका नाम एस्ट्रेक्स क्यों रखा गया, क्योंकि इन्होंने पहली सैटेलाइट फ्रांस ने अपनी लॉन्च की थी 1965 में, वो भी एस्ट्रेक्स नाम से रखी थी। और फ्रांस के प्रेसिडेंट आपको पता है इमैनुअल मैक्रोन है, और कैपिटल जो है वो पेरिस है। तो बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हु इज स्वॉन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बन चुके हैं। तो फटाफट बताएंगे यार, आंसर जो है वो क्या होगा। मेरे ख्याल से हर बच्चे को जो है वो आंसर पता होगा कि जो उनके ऑन गोइंग चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इसलिए जो है नए चीफ मिनिस्टर जो है वो चुने गए हैं। इवन 4 साल जो है वो पूरे होने वाले थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रिजाइन कर दिया। तो नए जो चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं उनका नाम भी जो है रावत से ही स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हो नहीं सकता। तो जो नए चुने गए हैं वो कौन है, तीरथ सिंह रावत। तो यार नाम जरूर याद रखना है, तीरथ सिंह रावत जी को चुना गया है नया चीफ मिनिस्टर किस स्टेट का, उत्तराखंड का। और मैं हमेशा कहता हूं उत्तराखंड स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बहुत से कारण है कि उत्तराखंड में आपको मिलता है ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और वो कौन सा है, जिम कॉर्बेट या हेले नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बनाया गया था। मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी ये क्वेश्चन पूछा था, याद रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और याद रखना है कि उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो बेबी मौर्य हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, बेबी रानी मौर्य। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहीं पे आपको मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिल रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने याद रखनी है। तो आप देख सकते हो तीरथ सिंह रावत जी जो है वो नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं उत्तराखंड के। और इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, खास करके जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं उन्होंने ध्यान से सुनना है कि ये उत्तराखंड के पहले क्या बने थे, होम मिनिस्टर। तो ये जरूर याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये स्टेट के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी जो हैं वो रहे थे, लेकिन होम मिनिस्टर का चार्ज इनसे ले लिया गया था और इनको क्या बना दिया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर। इसलिए होम मिनिस्टर का आंसर आपने नहीं टिक करके आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो इनको होम मिनिस्टर बनाया गया था पहला, लेकिन याद रखना है होम मिनिस्टर जो है वो इनको पोर्टफोलियो जरूर दिया गया था, लेकिन इन्होंने चार्ज जो है वो नहीं संभाला था, तो इनको होम मिनिस्टर नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे आप, पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो आप कह सकते हो। तो याद रखना है तीरथ सिंह रावत जी जो है ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मतलब आरएसएस से प्रचारक रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट मोदी जी भी जो है वो किसी टाइम पीरियड पे आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आप यहां से देख सकते हो कि किस तरह से जो है वो अपने साथियों को जो है वो यहां पे लेके आ रहे हैं, और बार बार जो है वो इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं कि किस तरह से हमने देश को सशक्त बनाना है। और ओथ जो है वो किसने दिलाई होगी, चीफ मिनिस्टर को दिलाते हैं गवर्नर। गवर्नर मैं बता चुका हूं बेबी रानी मौर्य जी हैं। और मैं पहले बता चुका हूं फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर गलत कर देंगे, तो इसलिए होम मिनिस्टर कभी भी नहीं लगाना आंसर, तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और वो एमएलए भी चुने गए हैं, कहां से, वो एमएलए चुने गए हैं चाओ भटकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो याद रखना है चाओ भटकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2012 से 17 के बीच में वो क्या चुने गए हैं, एमएलए चुने गए हैं, मतलब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा रहे हैं। और वो 17th लोकसभा मतलब 2019 में, जिसमें मोदी जी की प्रचंड जीत हुई थी, तो उसके अंदर भी वो लोकसभा के अंदर चुने गए थे। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब पौड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुने गए थे। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लग गई। आपको क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाएगा। और मैंने क्वेश्चन और पूछा था कि कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो याद रखना है 9th नंबर के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। और एक बहुत ही अच्छी बात आपको बताने वाला हूं जो कि याद रखेंगे आप, कि अभी तक उत्तराखंड के अंदर
कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ उत्तराखंड के अंदर कि कोई भी चीफ मिनिस्टर 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाया हो, सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के, और वो कौन है? नारायण दत्त तिवारी। तो यार ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो साथ में लेते रहे कि नारायण दत्त तिवारी सिर्फ एक ऐसे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के जिन्होंने 5 साल जो है वो पूरे किए हैं, अदरवाइज ऐसा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं जिन्होंने 5 साल जो है वो पूरे किए हों। और याद रखना है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हैं वो मतलब 2017 में असेंबली इलेक्शंस में बहुत ज्यादा सीट जीते थे और उनके 4 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन पूरे होने वाले थे बेसिकली, लेकिन उन्होंने पहले ही क्या कर दिया? रिजाइन। और आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, तो याद रखना 70 सीट्स हैं और प्रचंड जीत हुई थी बीजेपी की उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो यार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो एमडी है और सीईओ है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, किसको अपॉइंट कर दिया गया है? और रिसेंटली मैंने बताया था कि वो पहले क्या थे? वो पहले लगे हुए थे एक बैंक के एमडी और सीईओ, और वो कौन सा बैंक था? वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन सब बच्चों को मैंने क्वेश्चन करवाया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ किसको अपॉइंट कर दिया गया है? वो एमवी राव को कर दिया गया है, मतलब मातम वेंकटा राव को अपॉइंट कर दिया एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उससे पहले जो है वो कौन थे? वो थे पल्लव मोहापात्रा। तो पल्लव मोहापात्रा जी की मतलब जो वैकेंसी थी वो क्रिएट हो चुकी थी, मतलब वो फ्री थे क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से वो जा चुके थे, एमवी राव को लगा दिया गया था, तो इसलिए पल्लव मोहापात्रा को अब क्या लगा दिया गया है? एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इस न्यूज को जब भी आप पढ़ोगे तो आपने किसके साथ रिलेट करके पढ़ना है? इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि जो पहले एमडी और सीईओ थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उन्हीं को लगाया गया है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैं नए एमडी और सीईओ के बारे में बता चुका हूं। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पुराने एमडी और सीईओ कौन थे? वो थे विनायक बहुगुणा। लेकिन यार बाकी भी पोजीशंस आपके पास यहां पे पड़ी हुई हैं। 2 ऑप्शंस आप और देख रहे हो यहां पे। सबसे पहले आप देख रहे हो रामा मोहन राव अमारा। तो यार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम है, हमने क्वेश्चन कवर किया था। ये एमडी और सीईओ बने हैं किसके? एसबीआई कार्ड के। तो बिल्कुल याद रखेंगे एसबीआई कार्ड के क्या बने हैं? ये एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट एंडी जेसी, तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट नाम, ये किसके सीईओ बने हैं? ये बने हैं अमेजॉन के, क्योंकि जेफ बेजोस जो हैं वो शिफ्ट हो गए क्लाउड सर्विसेज के अंदर, लेकिन जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? अमेजॉन के एंडी जेसी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि कोई भी चीज कंफ्यूजन ना हो जाए। एमडी और सीईओ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पल्लव मोहापात्रा जी को लगाया गया है। ये पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे। इससे पहले एमडी और सीईओ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कौन था? विनायक बहुगुणा जी। रामा मोहन राव अमारा जो हैं वो कौन बने हैं? वो बने एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड। एंडी जेसी कौन बने हैं? एंडी जेसी हैं सीईओ ऑफ अमेजॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आप ऑप्शंस के थ्रू देख सकते हो, और फोटो देख सकते हो यहाँ पे। फॉर्मल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चीफ पल्लव मोहापात्रा अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसेट एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, मतलब त्रिपुरा को कनेक्ट करता है बांग्लादेश वाले एरिया के साथ, और वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन को आपने रिवर के अकॉर्डिंग याद रखना है, कंट्री के अकॉर्डिंग याद रखना है, और इस ब्रिज की जो है वो लेंथ जो है वो ये याद रखनी है। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कंट्री इंपॉर्टेंट है, और कंट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में 50 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है बांग्लादेश अपनी इंडिपेंडेंस के, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश क्या हो गया था? आजाद हो गया था, और इंडिया भी उसमें बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा ले भी रहा है। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास ये ब्रिज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ब्रिज का नाम आपसे पूछा जा सकता है मैत्री सेतु, मतलब मित्रता हमने बढ़ानी है। और ये ब्रिज की दोस्तों लेंथ कितनी है? 1.9 किलोमीटर जो है वो ये लंबा है, और ये त्रिपुरा को कनेक्ट करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में एक एरिया रामगढ़, तो उसके साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो ये कौन सी रिवर के ऊपर बना हो? फेनी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो याद रखेंगे फेनी रिवर, और कोई भी रिवर आपने टिक नहीं करनी, क्योंकि जमुना भी जो है वो वहीं पे आपको मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जब एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर तो उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ब्रह्मपुत्रा यार नाम जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर है, या आप कह सकते हो कि पूरी रिवर के कोर्स को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तीस्ता जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जो कि कहां पे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा को जाके बांग्लादेश में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फेनी रिवर होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लॉन्च्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बन चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, क्योंकि इससे पहले देखोगे आप असम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट थी नॉर्थ ईस्टर्न में, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न का विकास जो है वो बढ़ता जा रहा है। इवन त्रिपुरा को गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी जो है वो कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि
त्रिपुरा में जो बहुत सी चीजें जो वो स्टार्ट हो गई हैं, खास करके बांग्लादेश के साथ जो कनेक्शन उसका बनता जा रहा है, तो उसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ याद रखनी है 1.9 किलोमीटर। कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी बाय डिफॉल्ट, हम ट्रेड जो है वो ज्यादा कर सकते हैं और इससे जो है वो रास्ता भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। और फेनी ब्रिज जो है वो जब स्टार्ट हो जाएगा तो अगरतला से जो डिस्टेंस है मतलब वो बहुत ही कम हो जाएगा, इवन क्लोजेस्ट सिटी बन जाएगी जो किसी भी इंटरनेशनल सी पोर्ट के साथ क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो याद रखना है अगरतला बिकम क्लोजेस्ट सिटी इन द कंट्री टू एन इंटरनेशनल सी पोर्ट, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ जो है वो कनेक्ट होगा और यहां पे एक पोर्ट है चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और यहां पे आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्या है, त्रिपुरा दोस्तों। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो तो अगरतला है, आपको यहां से पता लग रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन है, बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव, बिल्कुल याद रखेंगे। गवर्नर याद रखेंगे त्रिपुरा के, गवर्नर कौन है, रमेश बैस, तो याद रखेंगे रमेश बैस, BAIS, रमेश बैस इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। और साथ में याद रखना है नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा के अंदर, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क याद रखेंगे, एक याद रखेंगे राजबरी नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स। यार मतलब एक स्टैटिक क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है, नॉलेज को इनहेंस करने वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो एयरपोर्ट्स जो है वो बन चुके हैं और 8 एयरपोर्ट जो है वो वहां पे हो चुके हैं। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। और रिसेंटली एक जो है वो एयरपोर्ट वहां पे जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, जो कि कहां पे किया गया है, बरेली के अंदर जो है वो वहां पे इनॉग्रेशन हुआ है। तो बरेली एयरपोर्ट जो है वो कमर्शियल फ्लाइट जो है वो वहां पे स्टार्ट की जाएंगी अंडर दी उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अंदर उसको स्टार्ट किया गया रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब वो स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों, क्योंकि बरेली कहां पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किसमें हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया। 8 एयरपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और कौन सी स्कीम के अंदर, उड़ान स्कीम के अंदर हो चुके हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश गेट्स इट्स 8th एयरपोर्ट और वो कहां पे बना है, बरेली के अंदर जो बना है। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट इसको जरूर देख लें। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपोर्ट वो लक्ष्य बताती है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन को बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं, या हम इलेक्ट्रिकली शिफ्ट करना चाहते हैं व्हीकल्स के ऊपर, तो उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं, कितना खर्चा उसके ऊपर होगा, कितना इंडिया की मार्केट का साइज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वो सारी चीजें जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर बताई हुई हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में इंडिया को कितना खर्चा लगेगा, क्या कॉस्ट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इसमें लिखी हुई हैं। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है, ये जारी की है दोस्तों नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसको 1 जनवरी 2015 में जो है वो क्रिएट किया गया ऑफिशियली। और इसको थिंक टैंक कहा जाता है गवर्नमेंट का, मतलब सोचने का काम मेन यही करते हैं, लाइक स्मार्ट सिटी मिशन को इंप्लीमेंट करना है, या आप कह सकते हो कि जो हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उनको चलाना है, तो ये सारा नीति आयोग काम करता है। और चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है, मतलब प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव कुमार। तो आप यहां पे देख सकते हो नीति आयोग की रिपोर्ट है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इन इंडिया, जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसफॉर्म करने में इंडिया को क्या लगेगा। इंडिया की जो मार्केट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो ऑलमोस्ट 3.7 लाख करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट 10% ऑफ द बजट जो है वो इंडिया का सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का साइज है। और हर्डल्स क्या है इसमें, टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको बिल्ड कर सकें। अवेलेबिलिटी, मतलब हर टाइम बिट पे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहां पे सोलर पैनल अवेलेबल होने चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो। कंज्यूमर बिहेवियर, क्या हर तरह के लोग इसको अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो हर बंदा जो है वो उसको परचेस नहीं कर पाएगा। तो ये सारी क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। और नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट जो है वो अंडरटेकिंग टू डिप्लॉय 5595 ई बसेस, तो इसकी शुरुआत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बसेस की तरफ से होनी चाहिए, और नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बसेस हैं उसको प्लांट भी जो है वो करना चाहिए। और एसबीआई ने रिसेंटली स्टार्ट किया है ग्रीन कार लोन, मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको लोन दिया जा रहा है, और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो भी जो हैं वो ज्यादा हैं, मतलब आप उसको आसान किस्तों में पे कर सकते हो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो क्या है, कम है। तो ये भी आपने याद रखना है कि एसबीआई की तरफ से ग्रीन कार लोन जो है वो स्टार्ट किया गया इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। और इंडसइंड जो बैंक है उसने भी जो है व्हीकल को फाइनेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को फाइनेंस करने के लिए अलग से प्रोग्राम जो शुरुआत किया, लेकिन वो 3 व्हीलर्स के लिए किया है। तो अगर इंडसइंड का है तो 3 व्हीलर्स के लिए, एसबीआई का आता है तो ग्रीन कार लोन उन्होंने स्टार्ट किया है।
और रिसेंटली याद रखना है, आरके सिंह जो कि हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो स्टार्ट किया न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये आप थोड़ा सा मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है वो याद रख सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो न्यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वाकल्चर टेक कंपनी एक्वा कनेक्ट पार्टनर विद विच बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट असेस टू एक्वाकल्चर फार्मर्स अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो एक्वाकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं फार्मर, मतलब जो पानी के साथ जो है वो लाइक चाहे वो फिशरी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह की पानी के अंदर जो है वो किसी भी तरह से उसको यूज कर रहे हो एज ए फार्मिंग एक्टिविटी के लिए, तो उनको जो है वो क्या प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। और एक्वा कनेक्ट जो है वो इसमें हिस्सा ले रहा है ताकि उन फार्मर्स को जोड़ेगा उस बैंक के साथ, और उस बैंक का नाम जो है वो क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे यार उस बैंक का जो है वो नाम क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपने एक्वाकल्चर के नाम से याद रखना है, तब आपको ये जो है वो बिल्कुल याद रहेगा। बिल्कुल। तो एक हिंट देते हैं आपको जिससे आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो कि यार उस बैंक का जो टैगलाइन है वो है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच्चों को क्लियर हो गया होगा, अब भी नहीं हुआ तो एक हिंट और देता हूं कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा है गुजरात के अंदर, जिसको पहले बड़ौदा कहते थे। तो आंसर तो अब तो क्लियर हो गया यार बच्चों को, क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा। तो बिल्कुल याद रखना है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है एक्वा कनेक्ट के साथ मिलकर कि हम जो एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं, जो भी हम कह सकते हैं पानी के अंदर फार्मिंग की एक्टिविटीज को कर रहे हैं, चाहे वो फिशरी से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, तो उनको जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू जो है वो लोन दिया जाएगा, मतलब उनको पैसे दिए जाएंगे जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होगा, और 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो किसान क्रेडिट स्कीम के थ्रू ले सकते हैं, या फिशरी लोन जो है वो ले सकते हैं। तो फॉर्मल क्रेडिट ओवर ए मिलियन फार्मर्स, ताकि उनको जो है वो इनहेंस किया जा सके, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सके। तो टारगेट है कि 1.6 मिलियन एक्वाकल्चर फार्मर्स को जोड़ना है, खास करके कोस्टल स्टेट्स में बहुत ज्यादा जो है वो इसका योगदान है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा, पहले इन 4 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में जो है वो इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें फिशरी एग्रीकल्चर को हमने और बढ़ाना है, उसको और आगे लेके जाना है, तो उसके अंदर भी जो है वो इसको स्टार्ट किया गया, मतलब उसमें भी ये क्रेडिट लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। तो 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो अंडर किसान क्रेडिट स्कीम जो फिशरी लोन के अंदर जो है वो आप ले सकते हो, क्योंकि ये किसान या आप कह सकते हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ भी लिंक है, और किसान क्रेडिट स्कीम के साथ भी जो है वो लिंक्ड है। और किसान क्रेडिट स्कीम जो है वो अपने आप में एक बहुत ही एक अलग तरह की स्कीम थी, क्योंकि इसमें आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है 50,000 रुपए तक का, डेथ क्लेम मिल जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो 25,000 रुपए का रिस्क मिल जाता है, आपको कवर हो जाता है, और इसमें 5 साल की जो वैलिडिटी थी इस कार्ड की। तो मतलब इसमें और भी तरह के जो फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कैश क्रेडिट मिल जाता है, टर्म क्रेडिट आपको मिल जाता है, पंप सेट्स लगवाने की एक्टिविटीज हैं इसमें, लैंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको साथ में मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एक्वाकल्चर के थ्रू आपको लोन भी जो है वो दिया जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जो हेडक्वार्टर मैं बता चुका हूं वडोदरा में है, और इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, और इसके एमडी और सीईओ कौन है, संजीव चड्ढा। तो याद रखेंगे बिल्कुल, और यहां पे देख सकते हो एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा, और टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। एक्वा कनेक्ट के बारे में याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर विद टरेन, TRRAIN, TR रेन भी कह सकते हो इसको, ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट्स ऑफ इंडिया टू सपोर्ट द यूथ थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सिंपल है कि कल भी हमने किया था, परसों भी हमने क्वेश्चन किया था कि यार गूगल ट्रेन कर रहा है काफी बच्चों को, विप्रो ट्रेन कर रहा है, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो अलग अलग कंपनीज कर रही हैं। तो इस बार ये बैंक और इस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हम क्या करेंगे, जो लो इनकम के हाउस होल्ड्स हैं, जो कि पैंडेमिक से खास करके इफेक्टेड हैं, या कोई डिसेबिलिटी है किसी बंदे को, तो उनको हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनको जो है वो रोजगार का एक साधन मिल सके, वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से कंडक्ट कर सकें। पहले ये जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कहां पे प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं। इनके सेंटर जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, कलकत्ता, अहमदाबाद और भी स्टेट्स में या और भी सिटीज में है। लेकिन आपने जो है वो सिर्फ याद क्या रखना है कि इनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किनको, जिनके पास इनकम नहीं है, जो कि खास करके लो इनकम से बिलोंग करते हैं, या पैंडेमिक से इफेक्टेड है, या जिनको डिसेबिलिटीज है, तो इनको प्रेफरेंस जो है वो यहां पे दी जाएंगी। तो ये बैंक दोस्तों हमारे पास कौन है, डीबीएस बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो डीबीएस बैंक इंडिया, तो वो जो है वो यहां पे स्टार्ट कर रहा है। तो उन्होंने टेरेन फाउंडेशन ऑफ रिटेल के साथ जो है मिलकर स्टार्ट किया यूथ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का, और उनको जो है वो साथ में रोजगार भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और स्किल ट्रेनिंग दोनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। 1 साल की ये पार्टनरशिप है, पूरे पैन इंडिया का प्रोग्राम है, और ये क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन दोनों ही जो है वो यहां पे दिए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे
उसके बाद इनको जो इनके टाई अप्स होंगे वहां पे इनको रिक्रूट भी किया जाएगा और टारगेट रखा गया है कि एंड ऑफ द 2021 हमने 800 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स को क्या प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना है। और याद रखना है डीबीएस बैंक इंडिया जो मैं बता चुका हूं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक का पूरी की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडरी है और इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू लाइसेंस जो है इंडिया के अंदर मिला हुआ है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बुक टाइटल्ड करुणानिधि ए लाइफ ऑथर्ड बाय होम। तो यार नाम से आपको क्लियर तो हो रहा है कि ये बुक जो है वो किसके बारे में होगी। ये बुक बहुत ही सिंपल है, ये बुक जो है वो हमारे पास होगी करुणानिधि जी के बारे में। करुणानिधि जी कौन है? तो एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कि ऑथर तो रही हैं, अपने टाइम के राइटर रहे हैं और बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो गए थे, पॉलिटिशियन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं कौन सी पार्टी को आगे बढ़ाने में और बनाने में, डीएमके को। तो याद रखना है द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो इस पार्टी को बनाने का श्रेय और इस पार्टी को आगे लेके जाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, करुणानिधि जी को दिया जाता है। तो इनकी लाइफ के बारे में एक बुक लिखी गई है। तो आप देख सकते हो यहां पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो किनको ये श्रेय जो है वो दिया गया है, इनकी बुक जो है वो लिखी गई है उनके द्वारा। और 80 ईयर्स का बहुत ही बड़ा करियर जो है वो एज ए पॉलिटिकल करियर उनका रहा है। तो एम करुणानिधि जी पूरा नाम उनका, तो उनके बारे में लिखा गया है। तो वो हैं हमारे पास द हिंदू के एक रीडर्स एडिटर और वो कौन है, एएस पनीर सेल्वन। तो याद रखना एएस पनीर सेल्वन ने इस बुक को लिखा है। नाम है करुणानिधि, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप देख सकते हो एम करुणानिधि जी, एक बुक टाइटल करुणानिधि ए लाइफ ऑफ एएस पनीर सेल्वम। और यहां पे जो बाकी नाम आप देख रहे हो लाइक कनिमोजी जी उनकी बेटी, एम के स्टालिन उनके बेटे, एम के सेल्वी, तो ये उनका बेटे या बेटी जो है वो करुणानिधि के हैं। तो याद रखना है आपने। और कनिमोजी बहुत बड़ा नाम है क्योंकि स्पेक्ट्रम घोटाले में उनको पकड़ा गया था, जेल हुई थी उनको। तो करुणानिधि ए लाइफ, तो हिंदू के एडिटर एएस पनीर सेल्वम, उन्होंने इस बुक को लिखा है। 80 साल का पॉलिटिकल करियर जो है वो लिखा हुआ करुणानिधि जी का। और ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं तमिलनाडु के 5 बार और लीडर रहे हैं द्रविड़ मुनेत्र कझगम मतलब डीएमके के 5 डेके, मतलब 50 साल तक जो है वो डीएमके के लीडर हैं। और बहुत ही बड़ा रोल है पार्टी को बनाने में और आगे लेके जाने में। इसका मतलब पूरा का पूरा जो ट्रांसफॉर्म हुआ है लाइक तमिलनाडु की हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर, तो इन्होंने देखा है उसको किया है खुद, तो इसलिए इनका बहुत बड़ा रोल तमिलनाडु को बनाने में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंपनी signed a MOU with Odisha's Industrial Infrastructure Development Corporation to jointly set up a state art plastic park in Paradip, Odisha। तो नाम से क्वेश्चन के अंदर पता लग रहा है कि यार किसके लिए प्लास्टिक पार्क, मतलब वहां पे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो वहां पे ओपन होंगी। तो कौन सी कंपनी के साथ मिलकर, ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ मिलकर ये किया जा रहा है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर जो है वो ये किया जा रहा है। तो याद रखना है आईओसीएल के साथ मिलकर जो है ये हो रहा है। और रिसेंटली आईओसीएल जो है उन्होंने पार्टनर किया था इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ कि मुंबई में वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। और साथ ही साथ याद रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जो मुंबई के अंदर है वो ये सेंटर जो है वो 2 जगह पे खोलेंगे, एक मुंबई के अंदर भी खोलेंगे और एक ओडिशा के अंदर, लेकिन पहले ओडिशा के अंदर खोला जाएगा। तो आप यहां पे देख सकते हो नवीन पटनायक जी और मोदी जी, क्योंकि ये टारगेट जो रखा गया वो आईओसीएल का और साथ ही साथ नवीन पटनायक जी की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओडिशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उनकी तरफ से रखा गया है। तो वैसे टारगेट जो है वो 6 प्लास्टिक पार्क्स खोलने का है, लेकिन धीरे धीरे करके ये ओपन होंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ जो है वो टाई अप किया गया है। और प्लास्टिक पार्क जो पैरादीप के अंदर होगा, फर्स्ट फुली ऑपरेशनल प्लास्टिक पार्क होगा इंडिया के अंदर, ये आपने याद रखना है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट फुली ऑपरेशनल प्लास्टिक पार्क इन इंडिया, मतलब जहां पे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को लगाया जाएगा। और फर्स्ट फुली ऑपरेशनल जो है वो कहां पे होगा, पैरादीप के अंदर, मतलब ओडिशा के अंदर। और आईओसीएल ने, मैंने बता चुका हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई के साथ टाई अप किया है कि एक वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर खोलेंगे केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, कहां पे, ओडिशा के अंदर, ये भी याद रखना है। और कल भी यार हमने एक न्यूज की थी ओडिशा के बारे में कि इंडिया का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर जो है वो भी कहां पे खोला गया है, भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, 3 चीजें आपने याद रखेंगे। प्लास्टिक पार्क पहला इंडिया का कहां पे खुल रहा है, ओडिशा के अंदर, पैरादीप के अंदर। वर्ल्ड स्किल सेंटर पूरे इंडिया का कहां पे खुल रहा है, ओडिशा के अंदर, वो भुवनेश्वर के अंदर। और सबसे पहला वर्ल्ड क्लास सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन केमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी वो भी ओडिशा के अंदर खोला जा रहा है। तो इन तीनों चीजों को आपने याद रखना है। और ओडिशा के बारे में सारी चीजें मैं बता चुका हूं कि ओडिशा के जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हमारे पास नवीन पटनायक जी हैं। और याद रखेंगे कि ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो कौन है हमारे पास, ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो हैं हमारे पास गणेशी लाल जी। और साथ ही साथ आपने याद रखना है यहां पे आपको मिलेगा सिमलीपाल नेशनल पार्क,
और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, यहीं पे आपको मिलेगा भीतरकनिका नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा हीराकुद डैम जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। कौन सी रिवर के ऊपर? महानदी रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइब्स इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन महाउत्सव। तो एक पहली बार एक ऐसा महाउत्सव स्टार्ट किया गया, ट्राइब्स इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन महाउत्सव, और वो कौन सी स्टेट में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो फटाफट बताएंगे कि कौन सी जो है वो स्टेट में इसका इनॉग्रेशन किया गया है, और खास करके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड है, तो इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इसमें आपको पता लगेगा। और आपको एक न्यूज तो पता लग गई है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है, तो वहां पे इसका उद्घाटन किया गया। मतलब कहां पे किया गया? लबासना के अंदर किया गया। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे इसके नोन होंगे। इवन काफी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यार उनकी ट्रेनिंग जो है लवासना के अंदर होती है, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कहां पे? मसूरी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। इसका मतलब आंसर क्या होगा? अगेन उत्तराखंड। तो आज देखो, हमने उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की, और उत्तराखंड के अंदर ही जो है वो ट्राइबल्स या आप कह सकते हो ट्राइब्स इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव जो है वो स्टार्ट हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि ट्राइब्स के जो प्रोडक्ट हैं उनको मोटिवेट कर सके, हम उनको आगे बढ़ा सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और जो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर वहां पे हैं प्रोबेशन के अंदर, उनको जो है वो जानकारी इनके बारे में मिल सके, ताकि आगे जाके जब वो आईएएस किसी स्टेट में जाएंगे तो इनको क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। इवन 130th जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम है, जहां पे ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है, वो भी एक कहां पे खोला है? लबासना मसूरी के अंदर ही खोला है, उन्हीं की बिल्डिंग के अंदर जो है वो खोला गया है। तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा, उन्होंने ये उद्घाटन जो है वो यहां पे किया है। ट्राइब्स इंडिया जोग्राफिकल इंडिकेशन महाउत्सव कहां पे खोला है? लबासना अकेडमी के अंदर, मतलब लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसको खोला गया, मसूरी उत्तराखंड के अंदर। यह पहला ऐसा है जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देगा, और खास करके जो आईएएस प्रोबेशनर्स हैं उनको ये जानकारी दी जाएगी। और 130th ट्राइब्स इंडिया शोरूम जो है वो खोला गया है लबासना के अंदर ही। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्योंकि किस चीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरा इवेंट है ये किसने ऑर्गेनाइज किया? तो यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राइब्स के लिए काम करती है, ट्राइफेड। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा ट्राइफेड के बारे में, और इसका मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज किया। तो प्रावीर कृष्णा जी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी पार्टनर विद रेजर पे एंड एचडीएफसी बैंक फॉर प्रॉपर्टी सर्विस पे रेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना सिर्फ स्लाइड से चाहे याद कर ले कि यार जो हमारे पास रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं तो उनको रेंट देना होता है, तो हर महीने वो रेंट देते हैं। तो कोई भी रेंट आपका स्किप ना हो, मतलब आपकी मकान मालिक के साथ कोई लड़ाई ना हो, तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा एचडीएफसी और रेजर पे की तरफ से। मतलब रेजर पे कार्ड प्रोवाइडर है, एचडीएफसी बैंक हो गया, दोनों की तरफ से मिलकर दिया जाएगा, ताकि आप रेंट को उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। लेकिन ये कौन सी कंपनी के साथ मिलकर लिया गया है? कौन सी आप कह सकते हो रिटेल कंपनी के साथ मिलकर इसको लिया गया है? तो यार ये जो रिटेल सर्विस लिमिटेड कंपनी है वो कौन सी है? मैजिक ब्रिक्स है। तो मैजिक ब्रिक्स, रेजर पे और एचडीएफसी का ये क्या है? टाई अप है। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि रेंट को पे करने के लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा, और आप उस क्रेडिट कार्ड से रेंट को पे कर सकते हो, और विद इन 45 डेज जो है वो आप क्या कर सकते हो? उस पैसे को लौटा सकते हो। तो आप देख सकते हो magicbricks.com, रेजर पे और एचडीएफसी का ये टाई अप है। तो इसमें कुछ याद करने वाला नहीं, ये पे कर सकते हैं रेंट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको कुछ ऑफर्स जो है उनकी तरफ से दिए जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना। रेजर पे के बारे में याद रख सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एचडीएफसी के बारे में हम बात करते रहते हैं। Which state signed MOU with IBM to introduce IBM STEM for Girls program? तो कौन सी स्टेट ने IBM के साथ मिलकर जो है वो गर्ल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बारे में जो बात की है, उनके ऑलरेडी चल रहे इनिशिएटिव के अंदर, IBM STEM for Girls प्रोग्राम के अंदर। और यार स्टेम का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था IBM इंडिया की तरफ से, और उसके अंदर जो स्टेम का मतलब है वो क्या है? वो हमारे पास फील्ड हैं, अलग अलग जो है वो हमारे पास क्या है? ब्रांचेस हैं, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एंड साथ ही साथ आप क्या लोगे? M स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स। तो फिर से बोल रहा हूं, साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर इसके अंदर आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब इसके अंदर अगर आप कोई ब्रांच जो है वो लेना चाहते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट और आईबीएम मिलके जो है वो इन बच्चों को सशक्त करेंगे। और ये पहले 5 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाई जाएंगी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और उधम सिंह के अंदर। और गाइस ये स्टेट हमारे पास कौन सी है, अगेन आपके पास नाम कौन सा आ गया, उत्तराखंड आपके पास आ चुका है। तो फिर से तीसरी बार आज उत्तराखंड को कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा आज उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो एसएसए लिंक्स एमओयू विद द आईबीएम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, और एसएसए का मतलब है समग्र शिक्षा अभियान, तो उसके थ्रू जो है वो इसको किया जा रहा है आईबीएम के साथ मिलकर, ताकि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को हम और बेहतर बना सकें। तो आप देख सकते हो आईबीएम का स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम जो कि 130 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर स्टार्ट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और उसमें जो लड़कियां होंगी उनको सशक्त किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो लड़कियों की पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़ाई जाएगी, खास करके इन 4 फील्ड में जो मैं आपको बता चुका हूं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर बढ़ाई जाएगी। और प्रोग्राम का फोकस यही होगा कि स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है इन चारों फील्ड्स के अंदर, और उनको करियर को प्रोत्साहन देना है, मतलब उनके जो आगे का लक्ष्य होगा उसको इसके अंदर लेके आना है ताकि वो आगे और तरक्की कर सकें। और ये आईबीएम जो है वो पैसा इसमें क्यों खर्च कर रहा है, क्योंकि वो उनका यार सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पता है हर कंपनी को मिनिमम टू मिनिमम 15% तो पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करना ही है, और आईबीएम यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हु पब्लिश्ड ए रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिंग टू थ्राइव चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन इन दिस ईस्टर्न साउथ एशिया। तो सिंपल है, इस रिपोर्ट को पढ़ने से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि किस तरह से जो है वो साउथ ईस्टर्न, या आप कह सकते हो ईस्टर्न साउथ एशिया जो हमारा है, जिसमें इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और कंट्रीज हैं, तो ये किस तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को आपस में जोड़ के जो है वो क्या बना सकते हैं, वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज जो है वो दोनों ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उनको पूरा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें खास करके रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सबसे ज्यादा करेंगे साउथ एशिया के अंदर, और बाकी कंट्रीज को भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे आगे ग्रोथ करने के लिए, खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैत्री सेतु जो है वो ब्रिज बनाया गया, इंडिया और बांग्लादेश कनेक्ट हुआ, या और भी बहुत सी चीजें इंडिया और बांग्लादेश में चल रही है, इंडिया और नेपाल में चल रही है। तो मतलब इससे पता लग रहा है कि यार कनेक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। ये रिपोर्ट किसने दी है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। हेडक्वार्टर आपको पता है यार वाशिंगटन डीसी में होगा, प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था 1944 में, आईएमएफ के साथ जो है वो इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 189, लेकिन आईएमएफ की 190 है। अंडोरा जो है वो लेटेस्ट ऐड की गई आईएमएफ के अंदर। तो अब ये देख सकते हो कि ये 4 कंट्रीज लाइक कौन कौन सी, बांग्लादेश है हमारे पास, भूटान है, इंडिया और नेपाल है, जिसको BBIN कंट्रीज कहा गया है, वो साउथ एशिया को इकोनॉमिक ग्रोथ पे ले जाएंगे। ये किसकी तरफ से रिपोर्ट दी गई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही सिंपल है। 52nd CISF रेजिंग डे 2021 कब मनाया गया, ये 10 मार्च को दोस्तों मनाया गया है। और ये CSIF डे जो है वो आपने याद रखना है, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में मैं याद कर रहा हूं, मतलब आपने 10 मार्च जो है वो याद रखना है। और ये 52nd था, ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन एक ही चीज आपने याद रखनी है कि 10 मार्च को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1969 में सेम डेट को 10 मार्च को CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। इंदिरा गांधी जी की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी जब इसको बनाया गया था। इनका मेन लक्ष्य जो क्या होता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं इंडिया के, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या इंस्टॉलेशन, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, सी पोर्ट्स हो गया, पावर प्लांट्स हो गए जो कि बहुत ही क्रिटिकल हैं, सेंसिटिव हैं। तो सेंसिटिव बिल्डिंग्स के ऊपर जो है इनकी तैनाती की जाती है। और CISF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। और आपको पता है कि CISF कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, DRDO सक्सेसफुल डेवलप द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ वन लाइनर में हमने इसको कवर करना है। और सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि DRDO के बारे में आप याद रखेंगे। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसके करंटली हेड जो हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी, मतलब इसके जो चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, वो जी सतीश रेड्डी है। और इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट, क्राइसिल हैज प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू ग्रो एट 11% इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो इसको याद रखना है क्योंकि क्राइसिल जो है वो इंडिया के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो बिल्कुल याद रखेंगे, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्राइसिल की एब्रीवेशन है। और फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर इंडिया की जो ग्रोथ होगी, मतलब 21-22 के अंदर जो इंडिया की ग्रोथ होगी वो 11% होगी। ये किसकी तरफ से कहा गया है, क्राइसिल की तरफ से कहा गया है। और क्राइसिल के MD और CEO याद रखना है, एज सच मेरे नाम से आप याद रख सकते हो, आशु सुयेश उनका नाम है।
आशु सुएश, तो वो एमडी और सीईओ हैं क्राइसिल के, हेडक्वार्टर मुंबई है। और पता होना चाहिए आपको कि ये पेरेंट कंपनी है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है किसकी, यूएसए की, तो उनकी ही कंपनी है क्राइसिल। नेक्स्ट, OECD रेजेस जीडीपी फोरकास्ट ऑफ इंडिया टू 12.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। अगेन एक और आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD कहते हैं हम, उन्होंने इंडिया की फोरकास्ट किया 12.6% इन द फाइनेंशियल ईयर 22। तो याद रखना है ये जो है वो चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, लेकिन OECD का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट आते हैं, यूपी गेट्स एयरपोर्ट बरेली कर चुके हैं और यूपी सबसे पहली स्टेट ऐसी बन गई जिसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मैत्री सेतु त्रिपुरा के साथ कनेक्ट करता है ब्रिज, और कौन सी रिवर के ऊपर है, फैनी रिवर के ऊपर है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं 10 मार्च 2021 के आंसर के ऊपर। क्वेश्चन क्या था, अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस आर मेड बाय, तो किसके द्वारा ऑल इंडिया सर्विसेज की अपॉइंटमेंट जो है वो की जाती है। तो यार बहुत से बच्चों ने आंसर बताया, काफी बच्चों ने यूपीएससी आंसर बताया, काफी बच्चों ने जो है वो आंसर मुझे बताया, प्रेसिडेंट बताया, लेकिन यार आंसर जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, आंसर यहां पे होना चाहिए प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी सिर्फ रिकमेंड करता है कि हमने इन बच्चों को चुन लिया है, आप जो है वो क्या कर लें, इनको अपॉइंट कर दें। मतलब यहां पे हो रही है अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अगर आपको आ रहा है चुन कौन रहा है तो यूपीएससी आएगा, लेकिन अदरवाइज आंसर क्या होगा इसका, प्रेसिडेंट होगा। तो जिन बच्चों ने प्रेसिडेंट आंसर दिया था वो बिल्कुल सही थे, और मैक्सिमम बच्चों ने, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूं जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाए थे। और एक बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर पूछा, सर ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है तो बाकी क्या है, बाकी सेंट्रल सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो आपके पास 3 ही है, याद रखना। आईएफएस का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इसका मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और तीसरा हमारे पास क्या है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, और ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना और अबॉलिश करना पावर किसके पास है, राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। 11 मार्च का क्वेश्चन क्या है, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, किसकी पूजा करते थे यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा उनकी एक मिलती जुलती मूर्ति जो कि शिवजी से हम मैच कर लेते हैं, शिवा भगवान के साथ, आज महाशिवरात्रि है तो हम मैच कर लेते हैं शिवजी जी के साथ, तो उनके साथ मैच जो है वो मिलता है थोड़ी बहुत, वो जो मूर्ति है वो मिलती है, और वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी हमें। तो ये आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, और ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया। और आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की सबको शुभकामनाएं। और ये क्वेश्चन भी जो है महाशिवरात्रि मतलब शिवजी से रिलेटेड है। यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक कर देना है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार है, और साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ऐसी ना हो जो आपसे मिस हो जाए। और अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ्स हैं और ये जो वीडियोस आप देख रहे हो, ये इसका प्रॉमिस है कि यार ये आपके करंट अफेयर सेक्शन को जरूर स्ट्रॉन्ग करेगा, बिकॉज 90 से 95% करंट अफेयर हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, ओरिजिनलिटी है, और ये हमारी टीम का जो है वो हार्डवर्क है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो आपके सामने रखते हैं। और यार मैं हमेशा कहता हूं कि अपने लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज फन, हमेशा एंजॉय करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, कोई भी टाइम पीरियड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप खुल के एंजॉय ना करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से आगे देखते रहें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।